नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कोलकाता से जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज विश्वास जी। पंकज जी, बहुत जी सर। अभिनंदन, बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। पंकज जी, मैं इधर देख रहा हूं बहुत सारी खबरें जिनका कुल मिलाकर के एक ही स्वर है, एक ही मैसेज है कि चाबुक चल रहा है, हथौड़ा चल रहा है और जहां पड़ना चाहिए वहीं पड़ भी रहा है। चारों तरफ से जो इनकी काली कमाई थी उस पर अब सुवेंदु सरकार ने शिकंजा कस दिया है। जैसे सर आपने बुल जी जी। सर आपने बुलडोजर छोड़ दिया। आज से तो अच्छा, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बुलडोजर शुरू हुआ है? कहाँ से बुलडोजर शुरू हुआ है? सर तिलजौला बोल के एक जगह है। वहां पे बहुत सारे इलीगल जो को टैनरी बोलते हैं बंगला में। टैनरी मतलब वो पशुओं का जो वो चमड़ा होता है, चमड़े का वहां पे धंधा होता है। तो जितने भी इलीगल टैनरीज हैं सारे को शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि आप खुद से या तो बंद कर दीजिए या तो हमारा बुलडोजर शुरू हो जाएगा। तो कोई तो खुद से बंद करेगा नहीं, ये तो पता ही है सबको। तो आज तिलजौला में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है और तीन चार एक कारखाना तो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और तीन चार और कारखाना को नोटिस दिया गया है कि आप प्लीज बंद कर लीजिए वरना बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा। सर आपको पता ही होगा कि 9 तारीख को योगी जी ने अपना पटका शुभेंदु अधिकारी जी को दिया था। उसके बाद इसका मतलब तो हम लोगों को समझ में आ गया था कि योगी जी ने अपना उत्तराधिकार थमा दिया है शुभेंदु बाबू को। और सिर्फ शुभेंदु बाबू ही नहीं, जितने भी उनके मंत्री हैं सबका बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बुलडोजर इन द मीन कि जितने भी गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने का कोशिश। जैसा कि फूड डिपार्टमेंट में इतने दिनों तक सरकार जो है वो गेहूं देती थी लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ चाटुकार लोग गेहूं को आटा बनाकर थमा देते थे आदमी को। ये जो गेहूं से आटा बनाने का जो ये काला बाजारी चलता था यहाँ पे, उसको भी अभी जो फूड मिनिस्टर है, फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्टर अशोक कीर्तनिया, उन्होंने भी बोला है कि ये आटा देने का जो ये काला धंधा है इसको बंद जल्दी कर दिया जाएगा। और जो गेहूं है सिर्फ गेहूं मिलेगा लोगों को। यहाँ पर क्या करते थे, सरकार एक अच्छी क्वालिटी के गेहूं लोगों को देने का ऑर्डर था। तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर, ज्योतिप्रिय मल्लिक जो गिरफ्तार भी हुए थे उनके समय में एक गवर्नमेंट ऑर्डर बनाया गया था कि लोगों की सुविधा के लिए हम गेहूं को आटा बना कर देंगे। अब अच्छे क्वालिटी का गेहूं जो टीएमसी के जो चाटुकार जो फैक्ट्री जो गेहूं पिसाने वाला जो फैक्ट्री वगैरह होता था वहां के ये चाटुकार लोग क्या करते थे, अच्छे क्वालिटी का गेहूं सरकार से ले लेते थे और खराब क्वालिटी का गेहूं को आटा बना के और उसमें भी अलग अलग चीज मिला के वो देते थे लोगों को। कोई कुछ ऐसा भी सुनने में आता था कि अलग अलग चीज में भी उसमें मिलाया जाता था खराब खराब चीज। तो ये भी बंद होगा। और सबसे बड़ा एक खबर है कि यह जितने भी म्यूनिसिपलिटी हैं, म्यूनिसिपलिटी का जितना भी पेमेंट है वो पेमेंट रोक दिया गया है। अग्निमित्रा पॉल वो हर पेमेंट को उनका डिपार्टमेंट निरीक्षण करेगा और कोई फॉल्स पेमेंट है या नहीं, ओवर पेमेंट है या नहीं, ये सब चीज देखा जाएगा। जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट में सर बुलडोजर एक्शन चल रहा है और हम खुश हैं। अभी सोमवार को ही एक आदेश हुआ था, जितने अवैध टोल नाके हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी पहचान करेगा, उनको बंद करेगा। जो काली कमाई हो रही थी उस पर ये एक और प्रहार था। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है पंकज जी। क्या जिलों के अधिकारियों को ये पता नहीं था कि उनके जिलों में कहाँ कहाँ अवैध टोल नाके लगे हुए हैं? क्या उनको ये पता नहीं था कि वहां जो वसूली हो रही है वो किसी राजकीय कोष में तो जमा नहीं हो रही है, ये किसी और के पास जा रही है? तो ये सो रहे थे, प्रेशर में थे। अब इन पर भी तो एक्शन होना चाहिए जिन जिला प्रशासनों ने इसको जारी रहने दिया। सर जिला प्रशासन ने जारी, इससे ज्यादा इसमें मैं कहूंगा कि यहाँ पुलिस जिम्मेदार है इस चीज के लिए। पुलिस तो बंद कर सकता था, जिला प्रशासन के ऊपर प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन पुलिस का तो काम ही है कोई अगर अवैध काम होगा तो उस अवैध काम को बंद करना। लेकिन इसमें पुलिस का भी मिली भगत था, जहां जहां पर भी अवैध टोल थे बरकरार
वहां तो पुलिस को इसका कट मनी जाता था। मुझे पता नहीं कि जिलाधिकारी का मतलब कोई एसडीओ बीडीओ या डीएम किसी को पैसा जाता हो ना हो, लेकिन पुलिस का तो पैसा हर जगह, पुलिस का पैसा वहां से उठता था। वहां के पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, जिलाधिकारी तो जरूर जिम्मेदार होगा। और एक्चुअली ये जितने भी टोल हैं सब टीएमसी के लोग चलाते थे। मैक्सिमम टोल बंद कर दिए गए हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई टोल होगा, क्योंकि तृणमूल के जितने भी छोटे बड़े नेता हैं मैक्सिमम भागने लगे हैं। जो प्रत्याशी या विधायक या इस लेवल के स्टेट लेवल के जो लीडर थे, उनका भी तो अब सीने में दर्द, किसी का पेट में दर्द, ऐसे ऐसे अंग में दर्द हो रहा है जो उनके शरीर में है भी नहीं। सब सरकारी पेपर में अब उनका दर्द शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसके जांच तो जरूर होने चाहिए, लेकिन अब सर जांच आप कितना करेंगे? कई करोड़, 10 करोड़ 20 करोड़ टाइप का आपको जांच करना पड़ेगा। इतने इलीगल काम बंगाल में होते हैं। बंगाल में हर एक वार्ड में इलीगल काम होता है, एक ही वार्ड में 10 टाइप का इलीगल काम होता है। कितना आप करेंगे? हाँ, होना जरूर चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए अलग अलग टाइप का, जितना भी ये चोरी चकारी का काम होता था, पैसा उठाने का, जरूर इसमें तो काम तो जरूर होना चाहिए। पर पंकज जी, कोई तो लाभार्थी होगा। इतने बड़े पैमाने पर बताते हैं कि करीब पूरे पश्चिम बंगाल में 1800 से लेकर के कोई 3000 तक बताता है कि इस तरह के टोल नाके लगाए गए थे और वहां पर वसूली हो रही थी, और ये अरबों रुपए में वसूली हो रही थी। तो किसी की तो जेब में जा रहा होगा, उसकी गर्दन तो दबोची जानी चाहिए ना। सर जितना भी पैसा है, पूरा पैसा अभिषेक बनर्जी के पास उसके दफ्तर कैमैक स्ट्रीट में पहुंचाया जाता था। ये किसी से कुछ छिपा नहीं है, ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में ये पैसा उठाया जाता था। और नीचे से लेके ऊपर तक, जहां मान लीजिए पंचायत है वहां पंचायत के लोग उठाते थे, जहां म्यूनिसिपैलिटी है, कोई शहरी इलाका है वहां शहरी इलाके में, वहां म्यूनिसिपैलिटी में जो कॉर्पोरेटर है उसके लोग उठाते थे। इसका तो कोई टेंडर होता नहीं था, मुंह जबानी इलीगल टेंडर होता था इसका। और सिर्फ यही नहीं, आप सिर्फ टोल की बात कर रहे हैं सर, जितना भी अभी पार्किंग है कोलकाता उसके आसपास पार्किंग एरिया से, यहाँ से भी जो पैसा उठता है वो भी तो टीएमसी के लोग ही उठा रहे हैं। वो तो अभी भी चालू है, सिर्फ टोल बंद हुआ है क्योंकि उस पे खबर बना है। धीरे धीरे ये पार्किंग वाला न्यूज होगा, अब हम लोग करेंगे इस पे भी आगे फॉलो अप। पार्किंग वाला न्यूज जब होगा आप देखिएगा, वहां पार्किंग में भी वहां इसी तरीके का काम चल रहा है, इलीगल पार्किंग हो रहा है। कोई आपको आप किसी से अगर पैसा लेते हैं तो उसको तो रिसीट देना पड़ता है, लेकिन कलकत्ता में मैक्सिमम जगह में पार्किंग में आपको रिसीट नहीं दिया जाता है। हर जगह यहाँ पे ये चोरी चकारी का काम चल रहा है, हर जगह पैसा वसूली का काम चल रहा है। पार्क, अलग अलग पार्क है, पार्क के रखवाली का भी एक कंपनी को दिए जाने का यहाँ पे बात है, लेकिन वहां भी किसी कंपनी को नहीं दिया जाता है, अपने मनमाने ढंग से होता है। हर जगह पैसा उठाया जा रहा है और सब पैसा जाता है डायरेक्ट कालीघाट कैमैक स्ट्रीट के ऑफिस में। जरूर इस पे कार्रवाई करना चाहिए। 2 नंबर का धंधा पूरे बंगाल में चल रहा था, हर डिपार्टमेंट में चल रहा था, और एक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर दी गई थी लूट धंधे के लिए। सर अलग अलग डिपार्टमेंट में तो आईपैक के लोग बिठाए गए थे, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर था अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिनको भगाया गया है सारे लोग आईपैक के लोग थे। बहुत ऐसे भी लोग थे जिनको किसी भी तरीके का कोई ऑफर लेटर नहीं दिया गया है, सिर्फ वो बैठा हुआ है निगरानी के लिए। इस तरीके के भी लोग थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, और जो सिर्फ ये ध्यान रखते थे कि कौन सा टेंडर किसको जा रहा है या कौन सा टेंडर किसको जाना चाहिए, उस टेंडर के एवज में या उस काम के एवज में कितने की वसूली होनी चाहिए, और वो वसूली विभागीय मंत्री कितना रखेगा, उस डिपार्टमेंट का सचिव कितना रखेगा, और उनके बॉस के पास यानी अभिषेक बनर्जी के पास वो पैसा कितना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को पता नहीं था, ममता बनर्जी को पूरा सिस्टम पता है। ममता बनर्जी तो अभिषेक बनर्जी के थ्रू ही पूरा ये सिस्टम चलवाती थी। यहाँ कोलकाता में जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें डॉलर में पेमेंट होता है। क्यों? ये तो भारत है, यहाँ तो रुपए में पेमेंट होना चाहिए, वहां डॉलर में पेमेंट होता है। अलग अलग लोगों को डॉलर में पेमेंट किया जाता है। हर फिल्म फेस्टिवल के बाद नए नए लेटेस्ट आईफोन गिफ्ट किए जाते हैं किसी किसी लोगों को। ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं। मैं इस चर्चा इस बारे में जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये बात जानते हैं, शुभेंदु
अधिकारी जी। जरूर जब समय आएगा तो उस पर व्यवस्था लेंगे, क्योंकि करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां पे इस तरीके का काम होता है। एक मुख्यमंत्री कितना एक्शन लेगा उसको, मतलब कम से कम 10,000, 20,000 या करोड़ों में इस तरह के एक्शन कमेटी बनाना पड़ेगा या जांच कमेटी बैठाना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट में घुसखोरी चालू था। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं बंगाल में, सारे फेस्टिवल्स का कंट्रोल आज भी तृणमूल कांग्रेस के पास है। मेला जो लगता है, वो मेला से भी पैसा उठाया जाता है। अब कहाँ कहाँ आपको कितना बोले, इसी पे मतलब इस पे एपिसोड करेंगे तो इस पे एक महाभारत बन जाएगा। इसके अलावा जितने निगमों में, बोर्डों में और अलग अलग मंत्रालयों के अधीन काम करने वाली संस्थाओं में ममता बनर्जी के लोग जमे हुए थे, नियुक्त थे, उन सबको भी चलता किया है शुभेंदु अधिकारी ने। जी जी जी, कल ऑर्डर पास हो गया है, और कल नहीं, शायद मुझे लगता है कि परसों ऑर्डर पास हुआ है। और जितने भी अथॉरिटीज थे, डेवलपमेंट अथॉरिटीज या जितने भी कॉर्पोरेशन थे, सबको डिफंक्ट कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है। अब नए लोग आएंगे। अब इतने दिनों तक तो ममता बनर्जी के चहेते लोग थे, जैसे एक्रेडिशन कमेटी, पत्रकारों की जो कमेटी है जो हम लोगों को एक्रेडिशन कार्ड मुहैया करता है, 12 के 12 ममता बनर्जी के चाटुकार लोग थे। अब उनकी नौकरियां भी जा रही है। उसमें से एक थे कुणाल घोष बाबू। कुणाल घोष बाबू संवाद प्रतिदिन में काम करते थे, कभी मैं भी उस दफ्तर में काम किया करता था। कल उनकी नौकरी गई है। उनको वो कह रहे हैं कि मैंने खुद रेजिग्नेशन दिया है, लेकिन उसके पीछे का पूरा कहानी मुझे पता है कि किस तरीके से संजय बसु जो है, संवाद प्रतिदिन के वर्तमान जो ऑनर है, छोटू बसु के बेटे, तो वो जिस तरीके से बीजेपी के साथ थोड़ा अपना घुल मिल के रहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से वो आरएसएस को मैसेज कर रहे हैं, या बीजेपी के नेताओं से जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनका जो कोई उनका तो एक बड़ा बिजनेस है बंगाल में, बिजनेस बंद ना हो, और संवाद प्रतिदिन में जो गवर्नमेंट का सरकारी जो पैसा आता है एड वो एड चालू रहे, इसलिए वो मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से सेटिंग करने का। और उनको लगता है कि कुणाल घोष इसमें सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है, क्योंकि वो टीएमसी का विधायक है। सर, आपको पता है कि ये कुणाल घोष संवाद प्रतिदिन मतलब अपने अखबार के दफ्तर से बैठ के प्रेस मीट करता था टीएमसी के लिए। कोई पत्रकार एक अखबार के ऑफिस से किसी पार्टी का प्रेस मीट कर सकता है क्या? भारत में कहीं भी होता है क्या? यहाँ वो तो होता है बंगाल में। अपने ही अखबार की ब्रांडिंग की ऐसी तैसी कर रहा था बैठकर। कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, एक और है विश्व मजूमदार, ममता बनर्जी के काफी करीबी हैं, न्यूज 18 में बहुत हैं वो, तो वो भी एक्रेडिशन कमेटी के हेड थे। उनको ममता बनर्जी ने 3-4 कमेटी का हेड करके रखा था। एक पत्रकार एक्रेडिशन कमेटी में जा सकता है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं, बहुत अच्छा अगर जानकार आदमी किसी एक कमेटी में होगा। 3-4 कमेटी में उसको बैठा के रखे थे ममता बनर्जी। बंगाल में और कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था, बेहतर उससे नहीं था क्या? इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को ममता बनर्जी ने अलग अलग कमेटी में, अथॉरिटीज में बैठा के रखा था। सबकी नौकरी अभी धीरे धीरे जा रही है, और अपने अपने जो जो जिन संस्थाओं में काम करते थे वहां से भी नौकरी इनकी जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने पूरा सिस्टम इस टाइप का बैठा के रखा था कि अपने लोग होंगे, चारों तरफ से दूध घी में रहेंगे, जनता जाए भाड़ में, और ये लोग जहां से जितना पैसा उठा रहे थे, पैसा उठाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन पहुंचाते रहे। हद है बिल्कुल, जो है लूट मची हुई थी। आज तो विधानसभा भी शुरू हुई है शायद, और एक दृश्य ने सबका अपनी तरफ खींचा है। शुभेंदु अधिकारी ने दंडवत प्रणाम किया है सीढ़ियों पर, तो लोगों को 2014 का वो सीन याद आ गया जब प्रधानमंत्री संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक हुए थे। वो तो याद आ ही गया है। उसके बाद कुछ दिनों पहले जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन भी प्रधानमंत्री जी जनता को अभिवादन किए थे। तो सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों का शपथ भी हुआ है, आज से विधानसभा चालू हो गया है, और पूरा कैबिनेट भी 2-3 दिनों में पूरा कैबिनेट का काम, एक्सपेंशन का काम हो जाएगा, फिर जनता का काम धीरे धीरे चालू होगा। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा इशू अभी 1-2 साल तक चलेगा, वो है कि जो लोकल बॉडीज है, जो जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, जिला परिषद है,
ये सारे सर मतलब डिसफंक्शनल हो रखा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो भाग गए हैं। जो लोग इलाके में भी है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो जितना भी सर्विस सेक्टर है, लोकल सर्विस, जैसे कि घर घर पानी पहुंचाना, जो कूड़ा करकट है उसको ठिकाने लगाना, तो ये सारा जो म्युनिसिपैलिटी का काम है, टैक्स कलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी का जो काम है वो धीरे धीरे ठप हो रहा है, और म्युनिसिपैलिटी का पेमेंट भी अभी रुका हुआ है। तो ये एक इशू है जो सरकार को जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें अभी तो चूंकि इलेक्शन होगा नहीं, और बीजेपी पार्टी का भी ये स्टैंड है कि चुनाव जो समय पे करवाया जाए, लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठाएंगे तब तक यहाँ पूरा काम ठप पड़ा रहेगा। मैं ओशियन नेटवर्क के माध्यम से बीजेपी के जो आला कमान है उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी म्युनिसिपैलिटी हैं और जितने भी लोकल बॉडी जितने टाइप के हैं, म्युनिसिपैलिटी है, पंचायत है, जिला परिषद है, जहां भी है, तो सब पे जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया जाए ताकि काम चलता रहे, वरना फिलहाल काम बंद हो चुका है चारों तरफ। दूसरे जरा ये समझाइए, ये ढाका की सड़कों पर ममता बनर्जी के समर्थन में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? इससे ये पता नहीं चलता है कि नेक्सस बहुत तगड़ा था दोनों के बीच में। वहां इनके ऐसे हिमायती हैं जो इनके जाने के बाद से छाती कूट रहे हैं। उनको लगता है कि अब तो फेंसिंग भी हो जाएगी, घुसपैठ भी बंद हो जाएगी, जो साजिशें वो रचते थे, इनका काम धंधा सब कुछ बंद होने वाला है। सर, ममता उनकी खाला है, खाला आपा सब है, इसीलिए उनका वो अभी रो रहे हैं, अपना जो है सीना पीट रहे हैं। इतने दिनों तक बॉर्डर खुला हुआ था, लाखों की तादाद में घुसपैठिए यहाँ पर आ रहे थे, पैसा कमा रहे थे, फिर जब मन उधर वापस भी चले जा रहे थे, अपना एजेंडा भी चला रहे थे बड़ी अच्छी तरीके से, जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला एजेंडा है, वेस्ट बंगाल को पूरा इस्लामाइजेशन का जो उनका एजेंडा है, यहाँ जनसंख्या हिंदू से ज्यादा उनके करने का एजेंडा है, फिर यहाँ उनका जितना टाइप का उनका एजेंडा है, सारा एजेंडा चलाने में ममता बनर्जी उनको सपोर्ट कर रही थी। ममता बनर्जी का स्लोगन भी बांग्लादेशी टाइप स्लोगन था, जय बांग्ला एला होबे, सारा उनका ये बांग्लादेशी टाइप स्लोगन था। तो ममता बनर्जी उनको खुला समर्थन करती थी। तो अब जब ममता बनर्जी नहीं है, उनको दर्द महसूस हो रहा है, उनके भी पेट में मरोड़ आ रहा है, क्योंकि अब तो बॉर्डर सील हो जाएगा 45 दिनों के अंदर में। वो जहां जितना जमीन है बीएसएफ को हस्तांतर करना है, वो 45 दिन में खत्म करने का ऑर्डर शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री ने दिया है। अब 45 दिन में ये काम हो जाएगा, मान लीजिए और एक आध महीने में या 45 दिन और में, कम से कम 90 दिन के, मैक्सिमम 90 दिन के अंदर में सारा खेल तमाम हो जाएगा। अब ये इशू है कि वो उनके तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि जो चीनी है वो लीगल तरीके से जितना जाता था उससे ज्यादा इलीगल तरीके से चीनी वहां इलीगल तरीके से जाता था। सिर्फ चीनी ही नहीं, वहां प्याज इलीगल तरीके से जाता था, मछली इलीगल तरीके से जाता था। वो लोग बोलते हैं ना, मछली में हम लोग पूरे सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन असली में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से फिशरीज है, नदी और पोखर के मछली से तो पेट भरने लायक अब तो वो रहा नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है दोनों तरफ, वेस्ट बंगाल में भी उधर भी, तो आपको अलग अलग फिशरीज बनाना पड़ेगा, जिसको बंगाल में भेड़ी बोलते, वो लोग घेड़ बोलते। तो फिशरीज जो है, यहाँ से यहाँ का फिशरीज का मछली वहां पे तस्करी होके जाता था। तो बहुत सारी चीज जाते थे इधर से तस्करी होके, गाय पूरा तस्करी होके इधर से जाता था। फेंसिंग हो जाएगा तो गाय तो फांद के तो जाएगा नहीं, या गाय तो कोई बुराक है नहीं जो गाय उड़ उड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। तो उनको पता चल गया है कि सारा कुछ अब बंद होने वाला है। अब लीगल तरीके से जो ले सकते हैं वो लेंगे, वो लीगल तरीके से लेने की उनकी औकात नहीं है, उनके पास उतना पैसा है नहीं, इसलिए वो रो रहे हैं कि उनका एजेंडा भी बंद हो गया है, और जो तस्करी वाला मामला था वो भी पूरी तरीके से अब बंद होने की कगार पे, इसलिए बेचारे रो रहे हैं। वो पूरा ममता बनर्जी हार गई है, वो एक सिंबॉलिक है, उनका दुख है। ममता उनकी आपा है, उनकी खाला है, वो सच है, लेकिन जो एक्चुअल इशू है पूरा उनका एजेंडे का बंद होना, या उनका जो तस्करी से जो वो सामान उनको मिलता था सस्ते में, वो उनका दुख ज्यादा है, मुझे लगता है। धंधे पे चोट है, पेट पे लात पड़ी है। और एकदम एकदम।
ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी भी हटा ली गई है, जो आलतू फालतू सिक्योरिटी लिए बैठे थे। एस्कॉर्ट गाड़ी हट गई है इनकी। जी जी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर उनको मिलता था वो बंद कर दिया गया है। वो एक एक्स सीएम है, अभी जनप्रतिनिधि तो है नहीं, कोई सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, तो एक्स सीएम को जितना सिक्योरिटी मिलना चाहिए वो उनको मुहैया करवाया जा रहा है। उनके पास तो 50 वाकी टॉकी ममता बनर्जी के घर में रहता था, वो खुद कंट्रोल करती थी पूरा। अभिषेक बनर्जी के सिक्योरिटी लेयर में 4,000 आदमी थे, 4,000 कभी मैक्सिमम वो 4,500 आदमी तक वो कैरी करते थे। मतलब सोच सकते हैं कि ये तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को भी इतना सिक्योरिटी नहीं मिलता था। तो वो पता नहीं वो ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट हो, गैलेक्सी के प्रेसिडेंट हो, या कुछ है इस टाइप का, मुझे पता नहीं। तो उनका भी सिक्योरिटी कमा दिया गया। जिस जिस दिन मैंडेट आया उसी दिन दोनों का सिक्योरिटी धीरे धीरे कमना शुरू हो गया और उनके घर के सामने बैरिकेड लगा दिए जाते थे। 100 फीट का बैरिकेड, स्टील बैरिकेड होता था। कोई वहां का आदमी भी है तो ममता बनर्जी के परमिशन के बिना किसी का घर भी अगर वहां है तो वो जा नहीं सकता था। पांव पकड़ना पड़ता था अपने ही घर में जाने के लिए उनके पड़ोसियों को। सोचिए, अपने पास में अगर कोई सांसद है, मेरा अगर पड़ोसी है सांसद, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सिर्फ गर्व की बात नहीं, सुविधा की भी बात है, क्योंकि सांसद से बहुत टाइप का बेनिफिट मिलता है। तो बेनिफिट तो छोड़ दीजिए, यहाँ मतलब अपने घर में घुसने का लाला पड़ा हुआ था। बहुत लोगों ने अपना जमीन जो है बेच के चले गए हैं, उनके ममता बनर्जी को भाइयों को जबरन उनसे बिकवाया गया है। मैं बाइट आप अगर चाहेंगे तो मैं वो बाइट आपको दे सकता हूँ लोगों का। जी तो जी। ये अपने आस पड़ोसियों को भी बहुत तंग किए हैं ये लोग। इनको पूरे जनता का हाय लगा है। ये अभिषेक बनर्जी के घर के अंदर में वो मेटल डिटेक्टर हुआ करता था, बहुत बड़ा वाला। कोई भी अगर पार्टी का भी आदमी उनसे अगर मिलने जाता था तो ये बेल्ट उतरवा लेते थे, चश्मा उतरवा लेते थे। इस तरीके से अपने पार्टी के लोगों को भी तौहीन करते थे। अरे कौन सा वो बड़ा आदमी है, मतलब किस चीज को वो छुपाना चाहता है एक्चुअली। वो सब तो और बंद हो गया है। और मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर में इलाज होने का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि वो नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे, तो नंदीग्राम सीट ममता छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 सीट क्या तो रख नहीं पाएंगे। हाँ, जी सर बोलिए। हाँ हाँ। क्या ममता लड़ सकती है नंदीग्राम से या नहीं लड़ेगी, या शुभेंदु अधिकारी लड़ने के बारे में सोच सकते हैं? क्योंकि किसी को तो नेता प्रतिपक्ष बनना है ना, विधान मंडल दल के का नेतृत्व करना है विधानसभा में। वो तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो वो ठीक भी कर दिया है। देखिए ममता बनर्जी अब वापस आने के कैपेसिटी में तो है नहीं। वो है, मुझे लगता है कि शोभेंद्र चटर्जी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, तो आसार उसी तरीके के हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए अब चीफ सेट कुछ वेस्ट बंगाल में कहीं नहीं बचा है। पहले तो कह भी सकते थे किसी मुस्लिम सीट से लड़ लें, जैसे कि कोलकाता पोर्ट है, मिटिया बुरुज है। अब तो फलता से भी ममता बनर्जी लड़ेंगी तो वो हार जाएंगी। हालांकि फलता से वो अब लड़ नहीं सकती हैं। तो नंदीग्राम से अगर वो लड़ेंगी तो गारंटी मैं दे देता हूं इस बार 20,000, मतलब अब ये मार्जिन बढ़ेगा। शुभेंदु अधिकारी जी पिछली बार 1956 से जीते थे, इस बार 10,000 से जीते हैं। और बाई इलेक्शन जो है, बाई इलेक्शन का मिजाज वेस्ट बंगाल में कुछ अलग तरीके से होता है, ये सर आपको भी पता है। तो उसमें और ज्यादा अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन सबको पता है कि बाई इलेक्शन किस तरीके से होता है। अब जो सिस्टम है, अगर ममता बनर्जी वहां से खड़ी हुई तो उनको और ज्यादा मुंह का खाना पड़ेगा। वो कम से कम 20,000 वोटों से हारेंगे। मैं चाहता हूं कि ममता बनर्जी बाई इलेक्शन से प्लीज आप मतलब आप अपना कितना मतलब इमेज खराब कीजिएगा। सही है। ममता बनर्जी अब मुझे लगता है कि वो राज्यसभा के साथ उनका उनका तो पार्टी का अभी भी जितना जो जो जनप्रतिनिधि है, मुझे लगता है कि वो अब राज्यसभा से खड़ी हो जाए। किसी से राज्यसभा का उनका जो सेफ सीट है, राज्यसभा से वो जाए, दिल्ली में थोड़ा सा कीर्तन वीर्तन करे, क्योंकि अब उनको कीर्तन करने वाले लोग कम मिलेंगे। पहले तो उनके साथ गाने वाले लोग जितने भी थे सब अब भाग रहे हैं, सब तो बीजेपी में नाम लिखाना चाह रहे हैं। हालांकि लिया नहीं जा रहा है, लेकिन एज ए गेस्ट धीरे धीरे वो आ रहे हैं।
तो अब ममता बनर्जी के लिए कोई सिर्फ सीट नहीं है, ममता बनर्जी का करियर सर खत्म हो चुका है, वो ममता बनर्जी भी जानती है। और स्पीकर को लेकर कोई फैसला हुआ, कौन स्पीकर बनने जा रहा है? सर अभी तक तो फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वरिष्ठ किसी को बनाया जाएगा। पहले लग रहा था कि मानिकतला से जो खड़े हुए हैं उनको बनाया जाएगा, लेकिन वो तो अब प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं, तापस राय। तापस राय सबसे सीनियर मोस्ट विधायक हैं और 5 बार से ज्यादा वो उनका विधानसभा में जाने का एक्सपीरियंस है, तो उनको अगर बनाया जाएगा तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन प्रोटेम स्पीकर को अभी तक वेस्ट बंगाल में कभी स्पीकर नहीं बनाया गया, तो अगर उस रिवाज को अगर तोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे अच्छा सीनियर आदमी कोई मिलेगा नहीं बीजेपी को फिलहाल। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह स्वस्थ ना होते हुए भी आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।